Dear student, a very good morning to all of you. As of now, we have already discussed so many sections related to the arrest of a person under chapter 5th of BNSS, in which we have already discussed under section 35, which talks about the when a police officer may arrest without warrant. We have already seen there are so many subsection of this section 35 subclause 1, and thereafter we have discussed section 36, which talks about the procedure of arrest and duties of the police officer making arrest. 37, designated police officer. 38, we have discussed right of a arrested person to meet an advocate of his choice. Thereafter, 39, arrest on refusal to give name and residence. Thereafter, we have discussed section 40, which talks about the arrest by private person and procedure on such arrest. Thereafter, we have discussed section 41, which talks about the arrest by magistrate. Section 42, protection of member of armed forces from arrest. 43, arrest how made. And thereafter we have last section we have discussed search of a place entered by person sought to be arrested. Now under this video we will discuss the remaining section of the arrest of a person, include section 44 to till section 51. As far as the section 44 is concerned, which talks about the pursuit of offender into other jurisdiction. A police officer may arrest for the purpose of arresting without warrant any person whom he is authorized to arrest, pursue such person into any place in India. बहुत ही आसान सेक्शन है दोस्तों। इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर किसी लॉफुल कस्टडी में कोई व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति अगर पुलिस ने किसी व्यक्ति को पकड़ा है, लॉफुल कस्टडी में है और वो भाग जाता है और भागने के पश्चात या वो अपने अरेस्ट से बचने के लिए कहीं भारत के भीतर कहीं भी जाके छिपता है, तो ऐसा व्यक्ति जो उसको अरेस्ट करने के लिए सक्षम है, ऐसा पुलिस ऑफिसर उसको भारत के भीतर कहीं भी जाकर पकड़ सकता है। जैसे हम लोग जनरली देखते हैं, बनारस की पुलिस लखनऊ में आकर किसी व्यक्ति को पकड़ लेती है, लखनऊ की पुलिस पटना में जाकर किसी व्यक्ति को पकड़ लेती है, तो इसी सेक्शन का लाभ लेती है कि सेक्शन 44 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो लॉफुल कस्टडी से अपने आप को अपने अरेस्ट से बचना चाहता है और कहीं छिपा हुआ है, तो वो कोई भी पुलिस ऑफिसर उसको कहीं भी जाकर भारत के भीतर कहीं भी जाकर उसको गिरफ्तार करके अरेस्ट कर सकता है उसको। सेक्शन 46 टॉक्स अबाउट द नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, यानी कि अब सेक्शन 46 और 47 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो यहाँ साफ साफ कहा गया है, द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू मोर रिस्ट्रेंट देन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप। किसी भी व्यक्ति को जिसको कि अरेस्ट किया गया है उतना ही उस पर रिस्ट्रेन लगाया जाएगा, उतना ही उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, उतना ही उस पर काबू किया जाएगा जितने कि वो पुलिस की कस्टडी से भाग नहीं सके। यानी कि अगर आप पुलिस की कस्टडी में वो आराम से अपने आप को सरेंडर किए हुए है तो पुलिस उसको अननेसेसरी जो है कोई रिस्ट्रेंट नहीं लगाएगी, अननेसेसरी कोई सीकड़ में या कोई हाथ पैर बांध कर उसको किसी जगह कन्फाइन नहीं किया जाएगा। अगर वो पुलिस के स्केप से भागने का प्रयास नहीं करता है तो उतना ही उस पर रिस्ट्रिक्शन या उतना ही पाबंदी लगाई गई जितने की वो पुलिस के कस्टडी से भाग न सके। ये सेक्शन ये कहता है। सेक्शन 47 टॉक्स अबाउट द पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल, यानी जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है उस व्यक्ति को अरेस्ट के ग्राउंड और राइट टू बेल के बारे में जानकारी पुलिस अधिकारी को देना अति आवश्यक है। यहाँ पर साफ साफ कहा गया 47 सब क्लॉज में, एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन अरेस्टिंग एनी पर्सन, यानी कोई पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है विदाउट वारंट शैल फोरबिथ, यहाँ शैल शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी मैंडेटरी है कि ये करना ही पड़ेगा। फोरबिथ कम्युनिकेट टू हिम फुल पर्टिकुलर ऑफ द ऑफेंस फॉर विच ही इज अरेस्टेड और अदर ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट। ये अगर 47 में साफ साफ कहा गया है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है बिना वारंट के, उस व्यक्ति को अरेस्ट के कारणों को, यानी कि किस कारण से उसको अरेस्ट किया जा रहा है, उसका डिटेल जो है उसको अरेस्टेड पर्सन को बताया जाएगा। और अगर वो बेल ऐसा ऑफेंस जो है बेल लिए जाने के लिए योग्य है तो बेल के बारे में भी पुलिस अधिकारी उसको जानकारी देगा।
इस 47 सब क्लास 2 में कहा गया वेयर ए पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन, यहाँ जहां पे किसी अधिकारी पुलिस अधिकारी ने किसी व्यक्ति को बगैर वारंट गिरफ्तार किया है, अदर देन ए पर्सन एक्यूज ऑफ नॉन वैल्यूएबल ऑफेंस, अगर उसने कोई नॉन वैल्यूएबल ऑफेंस की इतर कोई ऑफेंस किया है, ही शैल इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड, उस व्यक्ति को अरेस्टेड व्यक्ति को इन्फॉर्म करेगा दैट ही इज इंटाइटल्ड टू बी रिलीज ऑन बेल एंड दैट ही मे अरेंज फॉर सिक्योरिटी फॉर हिज बिहाफ। यानी कि अगर सेक्शन 47 के सब क्लास 2 में देखें कि जहां भी कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करता है विदाउट वारंट और वो व्यक्ति कोई वैल्यूएबल ऑफेंस किए जाने का दोषी है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस जो है उसको बताएगा कि वो बेल पाने का अधिकारी है और वो सिक्योरिटी का इंतजाम कर ले। अगर वो ऐसा करता है तो पुलिस अधिकारी जो है सिक्योरिटी के साथ उसको जो है वो रिहा कर देगा। जैसे कि पिक्चरों में अगर आप देखे होंगे, तमाम जगह पर देखे होंगे, बड़े बड़े जो व्यक्ति होते हैं उनके जब भी कभी पुलिस को गिरफ्तार कर लाती है तो तुरंत जो है वो वकील जो है वो पुलिस थाने में चला जाता है, वो सिक्योरिटी वो इसी धारा के अंतर्गत जाता है कि उस सिक्योरिटी के साथ वो बेल जो है वो देके उसको छुड़ा सकता है पुलिस अधिकारी के कस्टडी से। 48 talks about the obligation of a person making arrest to inform about arrest extra to relative or friend, यानी कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है उसे जो उसके और उसके रिलेटिव को जो है उस अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। ये सेक्शन 48 के अनुसार यहाँ बात की गई है। सेक्शन 48 सब क्लॉज 1 में एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट, कोई भी पुलिस अधिकारी या अदर व्यक्ति जो कि कोई अरेस्ट कर रहा है अंडर दिस संहिता शैल फॉरथविथ गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सच अरेस्ट, वो व्यक्ति जो है वो अरेस्टेड पर्सन को इन्फॉर्म करेगा एंड प्लेस, और उस जगह को भी इन्फॉर्म करेगा वेयर द अरेस्टेड पर्सन इज बीइंग होल्ड, जहां भी अरेस्ट पर्सन को रखा जा रहा है वो उस जगह का और उस व्यक्ति के नाम इत्यादि का जो है वो जो है उसकी सूचना जो है वो अरेस्टेड पर्सन को देगा। टू एनी ऑफ रिलेटिव, अरेस्टेड पर्सन को बताएगा, उसके रिलेटिव को बताएगा, उसके फ्रेंड्स को बताएगा, और सच अदर पर्सन एज मे बी डिस्क्लोज्ड और नॉमिनेटेड बाय द अरेस्टेड पर्सन, और उस व्यक्ति को बताएगा जिसको कि अरेस्टेड पर्सन ने ये कहा है कि उसको नॉमिनेट किया अरेस्टेड पर्सन, क्योंकि आप जो है इस मेरे द्वारा बताए गए व्यक्ति को मेरे अरेस्ट की जानकारी और मुझे कहाँ रखा गया है इसकी जानकारी जो है वो दे दे। फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग सच इंफॉर्मेशन एंड आल्सो बी डिजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन दिस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इस धारा में साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी इस संहिता के अंतर्गत जो व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति जो अरेस्ट कर रहा है, यानी पुलिस अधिकारी अरेस्ट कर रहा है या इस संहिता के द्वारा बताया गया कोई और व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है, तो जिस व्यक्ति को अरेस्ट करता है वो उसके अरेस्ट की पूरी जानकारी देगा और उसके और जो है साथ ही साथ उसके रिलेटिव को, उसके फ्रेंड्स को और उस व्यक्ति को जिसको कि अरेस्टेड पर्सन ने नॉमिनेट किया है उस व्यक्ति को उसके अरेस्ट और वो व्यक्ति कहाँ रखा गया अरेस्ट करने के पश्चात इसकी पूरी डिटेल जानकारी जो है वो पुलिस अधिकारी उसको देगा और साथ ही साथ अपने डिजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर उस डिस्ट्रिक्ट के है उसको भी देगा। 48 के सब क्लास 2 में कहा गया द पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन ऑफ हिज राइट अंडर सबसेक्शन 1 एज सून एज he is brought to the police station, जैसे ही कोई पुलिस अधिकारी जो है गिरफ्तार करने के बाद उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है, वैसे ही सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जितने भी राइट्स एक्यूज पर्सन को दिए गए हैं उतने सारे राइट्स के बारे में उसको जानकारी, यानी कि वो उसे जानकारी देनी होगी पुलिस अधिकारी को कि वो चाहे तो अपने मनपसंद के अधिवक्ता से कंसल्ट कर सकता है, बात कर सकता है, थ्रू आउट ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन वो अपने अधिवक्ता को के प्रेजेंस उपस्थिति को सुनिश्चित कर सकता है। तो तमाम उसके जो राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड हैं वो किन किन मामलों में उसको हथकड़ी लगाई जाएगी और किस मामलों में उसको कितना एक्सटेंड किया जाएगा, सारी जानकारी जो है पुलिस अधिकारी जो है वो अरेस्टेड पर्सन को देगा, जो कि सबसेक्शन 1 में बताया गया है। 48 के सब क्लॉज 3 में कहा गया है एन एंट्री ऑफ द फैक्ट एज टू हु हैज बीन इन्फॉर्म ऑफ the arrest of the such person shall be made in the book to be kept in the police station in such form as the state government may by rule provide। दोस्तों इसे ध्यान से सुनिएगा कि हर एक थाने में एक
ऐसा रजिस्टर रहता है जिसमें कि वो सारी जानकारी जो अरेस्टेड पर्सन को कब गिरफ्तार करके लाया गया था और किस किस व्यक्ति को वो सूचना दी गई, उनके रिलेटिव को, उनके दोस्तों को, उनके द्वारा नॉमिनेट किए किसी व्यक्ति को जिसको जिसको सूचना दी गई थी, ये सारी जानकारी जो है वो एक डायरी में लिखना होगा। और जो कि इस आशय से स्टेट गवर्नमेंट जो है जिस भी फॉर्म में, जिस भी रूप प्रारूप में उसको वो डायरी रखी गई है, उस प्रारूप में, उस डायरी में वो सारी इंफॉर्मेशन जो है अरेस्ट पर्सन के संबंध में, अरेस्टेड पर्सन के संबंध में वो लिखना होगा। ये सेक्शन 48 के सब क्लॉज 3 में कहा गया है, जिसको कि ज़्यादा जैसे केस डायरी वगैरह करते हैं उस पर उसको लिखना होता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसी डायरी प्रदान करती है, सभी पुलिस स्टेशन में रखी होती है। सेक्शन 48 के सब क्लास 4 में कहा गया, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच अरेस्टेड पर्सन इज प्रोड्यूस्ड। ऐसा मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष कोई अरेस्टेड पर्सन लाया जाता है, टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ, मजिस्ट्रेट ये सर्टिफाई कर लेगा that the requirement of subsection 2 and subsection 3 have been compiled, यानी कि सेक्शन 2 में कहा गया है कि वो उसके सारी पुलिस जो जिस व्यक्ति को लाया गया उस व्यक्ति को अरेस्टेड पर्सन को अपने सारे राइट्स के बारे में जानकारी दी गई है कि नहीं दी गई, और साथ ही साथ जो है वो प्रॉपर एंट्री जो है उसकी रजिस्टर में की गई है कि नहीं गई है, ये इस बात का इंश्योर जो है वो मजिस्ट्रेट जो है वो करेगा जिसके सामने ऐसा व्यक्ति प्रोड्यूस किया जाता है। सॉरी, सेक्शन 49 में कहा गया, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन कि अरेस्टेड पर्सन को सर्च करने के संबंध में यहाँ जानकारी दी गई है। 41 का सब क्लास 1 ये कहता है, व्हेनेवर अ पर्सन इज अरेस्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर अंडर ए वारंट, यदि किसी व्यक्ति को वारंट के साथ गिरफ्तार किया जाता है, विच डज नॉट प्रोवाइडेड फॉर द टेकिंग ऑफ बेल, जो कि बेल नहीं देता है, और अंडर ए वारंट विच प्रोवाइड फॉर, अगर वो वारंट के साथ गिरफ्तार करता है, फॉर टेकिंग ऑफ बेल बट द पर्सन अरेस्टेड कैन नॉट फर्निश बेल। और दूसरा है, एंड सेकेंड क्लॉज कर रहा है, अ पर्सन is arrested without warrant or by a private person under a warrant and cannot legally be admitted to bail or is unable to furnish bail। इसे सेक्शन 49 में कहा गया है कि कब एक अरेस्टेड पर्सन की सर्च की जाएगी। पुलिस ऑफिसर अगर एक व्यक्ति को अरेस्ट किया करता है ऐसे वारंट के अंतर्गत जो बेल में जो कि बेल लिए जाने का उपबंध नहीं करता है, या ऐसे वारंट के अधीन जो बेल लिए जाने का उपबंध करता है किंतु अरेस्टेड पर्सन ने बेल फर्निश नहीं किया, यानी कि बेल लेने का अरेस्टेड पर्सन को अधिकार है लेकिन वो बेल जो है वो फर्निश नहीं करता अरेस्टेड पर्सन। और दूसरा क्लास ये कहता है, एक व्यक्ति जो है जिसको वारंट के बिना या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारंट के अंतर्गत अरेस्ट किया जाता है और वो लीगली तौर पर बेल नहीं ली जा सकती है या बेल फर्निश करने में वो असमर्थ है। तो दोनों ही परिस्थितियों में बताया जाता है कि कोई व्यक्ति अगर अरेस्ट किया जाता है वो बेल लेने का अधिकार नहीं है लेकिन वो बेल फर्निश नहीं करता है, या बेल लेने का अधिकारी नहीं है लेकिन वो बेल और बेल लेने में असमर्थ अपने आप को बताता है। तो ऐसी स्थिति में द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट, ऐसा व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी जो अरेस्ट कर रहा है, और व्हेन अरेस्टेड इज मेड बाय ए प्राइवेट पर्सन, जहां भी अरेस्ट जो है प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, द पुलिस ऑफिसर टू हुम ही मेक ओवर द पर्सन अरेस्टेड, अगर प्राइवेट व्यक्ति जो है वो गिरफ्तार करने के बाद नियरेस्ट पुलिस थाने में अगर उस व्यक्ति को हैंड ओवर करता है, में सच पर्सन, पुलिस अधिकारी सबसे पहले जो है उस व्यक्ति को सर्च करेगा एंड प्लेस इन सेफ कस्टडी ऑल द आर्टिकल, और उसके पास से जितने भी सामान वगैरह प्राप्त की जाती है, अदर देन द नेसेसरी वीरिंग अपरेल्स, जो नेसेसरी जो वो कपड़े पहने हुए है उस कपड़े को छोड़कर, फाउंड अपॉन हिम एंड वेयर एनी आर्टिकल इज सीज, और जहां भी कोई आर्टिकल सीज किया जाता है, फ्रॉम द अरेस्टेड पर्सन अ रिसिप्ट शोइंग द आर्टिकल टेकन इन पोजीशन बाय द पुलिस ऑफिसर शैल बी गिवन टू सच पर्सन। इसको ध्यान समझिएगा दोस्तों कि जैसे मैंने बताया था कि सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 में कहा गया है कि अगर व्यक्ति ने कोई व्यक्ति अरेस्ट करके पुलिस थाने में लाया जाता है और वो बेल का अधिकार नहीं है लेकिन बेल फर्निश नहीं करता है,
तो ऐसी स्थिति में जो है ऐसे स्थिति में अरेस्ट करने वाला व्यक्ति यानी पुलिस अधिकारी या अगर प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट किया गया है तब वो पुलिस अधिकारी वो व्यक्ति जो कि गिरफ्तार प्राइवेट पर्सन जिस व्यक्ति को जिस पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करके उसे सौंपता है वो उस व्यक्ति की तलाशी कर सकता है और पहनने के आवश्यक कपड़े को छोड़कर उसके पास रखी गई सभी वस्तुओं को जब्त कर सकता है और पुलिस अधिकारी उस जब्त की गई सारी वस्तुओं की एक लिस्ट जो है वो अरेस्टेड पर्सन को दे देगा। यहाँ पर 49 का सब क्लॉज 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेनेवर इट इज नेसेसरी टू कॉज अ फीमेल टू बी सर्च, जब भी किसी फीमेल की सर्च किया जाना है ऐसी स्थिति में द सर्च शैल बी मेड बाय अनदर फीमेल विथ रिस्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिस्टेंसी। जब कभी किसी स्त्री की तलाशी लेनी हो इस 49 के अंतर्गत तो ऐसी स्थिति में उसकी तलाशी जो है वो शिष्टता के साथ डिसेंसी फुल डिसेंसी के साथ जो है किसी स्त्री द्वारा ही ली जाएगी, यानी कोई मेल पुरुष जो है स्त्री की तलाशी नहीं लेगा। Now come to section 50 which talks about the power to seize offensive weapon। कब एक खतरनाक जो वेपन है उसको जो है सीज किया जाएगा पुलिस अधिकारी के द्वारा। द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट, पुलिस अधिकारी या कोई और व्यक्ति जो कि अरेस्ट कर रहा है अंडर दिस संहिता में इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट इज मेड, जैसे ही अरेस्ट करता है take from the person arrested any offensive weapon which he has about his person and shall deliver all the weapon so taken to the court or officer before which or whom the officer or the person making the arrest is required by this संहिता to produce the person arrested। बहुत ही आसान सा सेक्शन दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी सेक्शन 50 में कहा गया है अगर कोई पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति संहिता के अंतर्गत कोई किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई ऑफेंसिव वेपन यानी आक्रामक आयुध जो कि उसके शरीर पर है उसे ले सकता है और ऐसे वेपन को न्यायालय में के समक्ष पेश करेगा जिसके और उस न्यायालय के समक्ष पेश करेगा जिसके समक्ष वो गिरफ्तार व्यक्ति जो है वो लाया जाता है इस संहिता के अंतर्गत। Section 51 that is very important section for the PCJ examination and some other competitive examination। 51 talks about the examination of accused by medical practitioner at request of police officer, यानी पुलिस अधिकारी के रिक्वेस्ट पर जो है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा जो है वो एक्यूज को एग्जामिन करने के संबंध में सेक्शन 51 में प्रावधान बनाए गए हैं। पहला कहा गया व्हेन ए पर्सन इज अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, जहां भी कोई व्यक्ति कोई ऑफेंस के करने के चार्ज में गिरफ्तार किया जाता है ऑफ सच ए नेचर एंड alleged to have been committed under such circumstances that there are reasonable grounds for believing that an examination of his person will afford evidence as to the commission of an offense, it shall be the lawful for a registered medical practitioner acting at the request of any police officer and for any person acting in good faith in his aid and under this direction to make such an examination of a person arrested as to the reasonably necessary in order to ascertain the fact which may afford such evidence and to use such forces as is necessary reasonably necessary for that purpose। दोस्तों इसको ध्यान से समझिएगा। सेक्शन 51 क्लास 1 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, को ध्यान से समझिएगा। जब कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके लाता है पुलिस थाने में तो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके लाता है तो ऐसी स्थिति में मेडिकल प्रैक्टिशनर से वो रिक्वेस्ट करेगा कि आप जो है अरेस्टेड पर्सन का जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन करिए। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि जब भी कोई पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसे सबसे पहले जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर के सामने प्रस्तुत करती है। इसके कई एडवांटेजेस हैं क्योंकि जनरली ये मान लिया जाता है कि पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति को थर्ड डिग्री देती है पुलिस थाने में रखकर, तो उसे मेडिकल प्रैक्टिशनर के सामने प्रस्तुत कर लिया जाता है ताकि मेडिकल प्रैक्टिशनर इस बात को इंश्योर कर ले कि जब वो गिरफ्तार करके लाया गया था तो उसके शरीर पर कौन से मार्क वगैरह इंजरी वगैरह
थी कि नहीं थी, इसकी एक रिपोर्ट वो बना देता है। उसी के संबंध में सेक्शन बताया गया है कि जब भी कोई पुलिस अधिकारी जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो सीधे उसको, अगर उसको लगता है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना अत्यंत आवश्यक है, तो वो किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को जो है वो उसके सामने प्रस्तुत करेगा और मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है उसकी विस्तृत रिपोर्ट बनाएगा उसको एग्जामिनेशन करने के पश्चात। और ये जो विस्तृत रिपोर्ट बनेगी और जो चीज़ें उसके शरीर में पाई जाएगी, ये सभी एज एविडेंस जो है वो कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसा जो है सेक्शन 51 का सब क्लॉज 1 बोलता है। सेक्शन 51 का सब क्लॉज 2 ये कहता है व्हेनेवर द पर्सन ऑफ ए फीमेल इज टू बी एग्जामिन, जहां भी किसी फीमेल एक्यूज का जो है मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाना है अंडर दिस सेक्शन, द एग्जामिनेशन शैल बी मेड ओनली बाय और अंडर द सुपरविजन ऑफ ए फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। यानी साफ साफ कहा गया है कि अगर किसी फीमेल एक्यूज का जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाना है तो ऐसी स्थिति में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन जो है या तो मेडिकल प्रैक्टिशनर या तो फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगी, कोई फीमेल जो है वो महिला डॉक्टर वो करेगी। साथ ही साथ 51 का सब क्लॉज 3 कहता है द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विदाउट एनी डिले, कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बिना किसी डिले के फॉरवर्ड द एग्जामिनेशन रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिंग ऑफिसर, यानी कि जैसे ही मेडिकल एग्जामिनेशन समाप्त होगा उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो तुरंत रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो आयोग को यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो है वो सौंप देगा। यहाँ पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्लॉज में बताया गया कि एग्जामिनेशन यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन की जो बात की गई है सेक्शन 52 में 52 और 53 में वो उसका मतलब क्या होगा। एग्जामिनेशन का मतलब होगा एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन का मतलब होगा शैल इंक्लूड द एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का एग्जामिनेशन, ब्लड स्ट्रेन का एग्जामिनेशन, सेमेन का एग्जामिनेशन, स्वैब का एग्जामिनेशन इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, स्पूटम एंड स्वेट का एग्जामिनेशन, हेयर सैंपल एंड फिंगर नेल क्लिपिंग by the use of modern and scientific techniques including DNA profiling and such other tests which the registered medical practitioner thinks necessary in a particular case। यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को लगता है कि एक्यूज जो उसके समक्ष लाया गया है उसका जो है वो एग्जामिनेशन उसका जो है अगर वो एग्जामिनेशन कर रहा है तो ऐसी स्थिति में एग्जामिनेशन जो है, एग्जामिनेशन किस चीज़ का किया जाएगा, एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्टेन, सेमेन, स्वैब, उन सब का एग्जामिनेशन कराया जा सकता है। और यदि अपराध सेक्सुअल ऑफेंस से संबंधित है तो स्पूटम और स्वेट यानी पसीने इत्यादि, हेयर सैंपल एंड फिंगर एंड नेल क्लिपिंग बाय यूज ऑफ, इस सभी चीज का एग्जामिनेशन जो है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा कराया जाएगा। एग्जामिनेशन का मतलब इन तमाम तरह के एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। जहाँ तक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की परिभाषा है तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास जो है वो मेडिकल क्वालिफिकेशन है, मेडिकल नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 में जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए जो क्वालिफिकेशन दी गई है वो क्वालिफिकेशन एक व्यक्ति के पास है, साथ ही साथ एंड हुज नेम हैज बीन इंटर्ड इन द नेशनल मेडिकल रजिस्टर, जिसका ऐसे जो मेडिकल की पढ़ाई कर चुके हैं और उनका नाम जो है वो नेशनल मेडिकल रजिस्टर में या स्टेट मेडिकल रजिस्टर में दर्ज है, वो सारे व्यक्ति को जो है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है इस पर्पज से सेक्शन 52 और 51 और 52 और 53 के पर्पज से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो माना जाएगा। इतनी बात जो है वो इस सेक्शन में सेक्शन 51 में बताई गई है। दोस्तों 3 सेक्शन में जो बात की गई है वो है एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन की। सेक्शन 51 में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात की गई है। सेक्शन 52 में बात की गई एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज ऑफ रेप, यानी कि वहां पर एक्यूज की बात की गई है, यहाँ स्पेसिफिक एक्यूज की बात की गई है, जो ऐसा एक्यूज जो रेप का दोषी है। 51 में कोई भी एक्यूज हो सकता है, 52 में जो एक्यूज है वो रेप का दोषी होगा, उसका एग्जामिनेशन की बात की गई है। और
3 में जो है वो अरेस्टेड पर्सन के एग्जाम्शन की बात की गई है, यानी कि 2 में एक्यूज टर्म का यूज किया गया और 1 में अरेस्टेड पर्सन टर्म का यूज किया गया। ये मेडिकल जो एग्जामिनेशन की बात की गई दोस्तों, इसका एक बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है कि मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान एक्यूज जो है, जब अब अभी हम लोगों ने जो लास्ट में देखा था, लास्ट प्रोवाइडेड क्लॉज में देखा था कि जब मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है तो जो एक्यूज का या मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उसके मेडिकल एग्जामिनेशन में ब्लड स्टेन, सीमन, स्वैब, स्पुटम, स्वीट इत्यादि का इसलिए एग्जामिनेशन किया जाता है कि अगर उस पर कोई चीज़ ऐसी मिलती है जिसको कि एज एविडेंस जो है कोर्ट में आगे जो है वो प्रोड्यूस किया जा सके, इसलिए मेडिकल एग्जामिनेशन जनरली जो है एक्यूज का या रेप के एक्यूज का या अरेस्टेड पर्सन का कराया जाता है। तो यहाँ पर जो बेसिकली जो यहाँ पर स्पेसिफिक एक्यूज का, यानी जो ऐसे एक्यूज जो कि रेप का दोषी है या अटेम्प्ट टू रेप का दोषी है, उसकी बात यहाँ पर 52 की बात की गई है। एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। सब क्लास 1 कहा गया व्हेन ए पर्सन इज अरेस्टेड, जब एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है और ए चार्ज ऑफ कमिटिंग ए ऑफेंस ऑफ रेप, या तो रेप का ऑफेंस कमिट कर चुका है और एन अटेम्प्ट टू कमिट रेप, या रेप को करने का अटेम्प्ट करता है, एंड देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर द बिलीविंग, और इस बात का पर्याप्त आधार है बिलीव करने का, दैट एग्जामिनेशन ऑफ हिज पर्सन, अगर उसका शरीर का एग्जामिनेशन किया जाए, विल अफोर्ड एविडेंस टू द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, तो उसके जो ऑफेंस किया गया है उसके संबंध में कोई ना कोई सबूत मिलेगा अगर उसके शरीर का एग्जामिनेशन किया जाता है। तो it shall be lawful for a registered medical practitioner employed in a hospital run by the government। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात की गई है ऐसे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो कि एम्प्लॉयड है हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, जो गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है उसमें अगर वो मेडिकल प्रैक्टिशनर एम्प्लॉयड है और बाय ए लोकल अथॉरिटी एंड the distance of such a petitioner within the radius of 16 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। 16 किलोमीटर के दायरे में जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा जो कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में वो कार्यरत है, ऐसा व्यक्ति जो है वो इस एक्यूज का एग्जामिनेशन करेगा। बाय एनी अदर, यहाँ पर एक बात की गई, बाय एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर के रिक्वेस्ट पर कोई अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी एग्जामिनेशन कर सकता है, एंड फॉर एनी पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ इन हिज एड एंड अंडर हिज डायरेक्शन टू मेक such an examination of the arrested person and to use such force as the reasonably necessary for that purposes। वो तमाम जो है वो फोर्स यूज कर सकता है कि उसका पर्याप्त रूप से जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जा सके एक्यूज का। तो अगर आप इसको ध्यान से दोस्तों देखो, इस सेक्शन को पुनः अगर रिपीट करें तो सेक्शन 52 करता है जब भी किसी व्यक्ति को जो कि रेप का ऑफेंस का दोषी है या अटेम्प्ट टू रेप का ऑफेंस का दोषी है, किसी भी और पुलिस ऑफिसर को विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि अगर उसके बॉडी का एग्जामिनेशन कराया गया तो कुछ ऐसे एविडेंस मिलेंगे जिसका इस्तेमाल जो है आगे वो ट्रायल के दौरान कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि या तो स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में कार्यरत हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में कार्यरत हो, यानी किसी भी हॉस्पिटल में कार्यरत होना चाहिए ऐसा मेडिकल प्रैक्टिशनर को। अगर आप 51 के जो क्लास थे उसमें थोड़ा सा लेनियंट अप्रोच था कि कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो सकता है जो एमसीआई एक्ट के अंतर्गत 2019 के एक्ट के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड है। लेकिन यहाँ पर बात की गई है उसी डॉक्टर की, उसी मेडिकल ऑफिसर की जो किसी हॉस्पिटल में कार्यरत है, वही व्यक्ति जो है वो रेप के एक्यूज का जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा। सब क्लास 2 में कहा गया है द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कंडक्टिंग सच एग्जामिनेशन, यहाँ सेल शब्द का प्रयोग किया गया। ऐसा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो किसी हॉस्पिटल में है, वो अगर वो एग्जामिन कर रहा है विदाउट एनी डिले, बिना किसी विलंब के, एग्जामिन सच पर्सन एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑफ हिज एग्जामिनेशन गिविंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर, वो तुरंत बिना किसी डिले किए जैसे ये क्यूज उसे पास लाया जाएगा तुरंत जो है वो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा, और उसमें जब मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद जब रिपोर्ट तैयार करेगा तो ऐसी स्थिति में निम्न पर्टिकुलर जो बताया जा रहा है इस पर्टिकुलर का होना उस रिपोर्ट में जरूर होना चाहिए।
वो पर्टिकुलर है। पहला है द नेम एंड एड्रेस ऑफ द एक्यूज का जो व्यक्ति एक्यूज है, रेप का दोषी एक्यूज लाया गया है, उसका नाम, उसका पूरा पता, एंड ऑफ द पर्सन बाय हुम ही वाज ब्रॉट, और उस व्यक्ति का नाम, पता, उस व्यक्ति का भी नाम जो उस व्यक्ति को लाया, जो ज्यादातर पुलिस अफसर वो पकड़ के लाता है, वो अरेस्ट करके लाता है, वो यानी पुलिस अफसर जो भी लाया होगा उसका नाम जो है वो उस रिपोर्ट में मेंशन करेगा। द एज ऑफ द एक्यूज की उम्र कितनी है, जब वो, क्योंकि कभी कभी माइनर का ऑफेंस भी होता है, तो उसकी उम्र कितनी है, माइनर है कि मेजर है, इसका उसकी उम्र कितनी है, वो मार्क ऑफ इंजरी, अगर उसके शरीर पर कोई इंजरी का मार्क है या नोचने खसोटने या वो नाखूनों का मार्क है, तो ऐसी स्थिति में मार्क ऑफ इंजरी इफ एनी ऑन द पर्सन ऑफ द एक्यूज के पर्सन से कोई मार्क इंजरी अगर है, क्योंकि रेप के दौरान अगर स्त्री ने विरोध किया होगा तो उसके नाखून का मार्क या कुछ और भी उसके शरीर पर पाया जाए वो। फोर्थ है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन ऑफ एक्यूज फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग। डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए उसके शरीर का कौन सा अंश लिया गया, स्पूटम है कि ब्लड है, ब्लड स्टेन है, सीमन है, स्वेब है, जो भी चीज उसके बॉडी पार्ट से लिया जाएगा उस मटेरियल का नाम लिखना होगा। लास्ट है अदर मटेरियल पर्टिकुलर इन रिजनेबल डिटेल, यानी कोई और फैक्ट जो युक्ति संगत हो उस रिपोर्ट में उसका मेंशन होना चाहिए। यानी 5 चीजों का मेंशन जो है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है, वो हॉस्पिटल में कार्यरत मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है, इन 5 चीजों का डिटेल में 5 चीजों का मेंशन रिपोर्ट में जरूर करेगा। इसके अतिरिक्त भी कर सकता है, लेकिन 5 चीजें का होना बहुत ही आवश्यक है। तीसरा क्लॉज ये कह रहा है द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइजली द रीजन फॉर सच कंक्लूजन अराइव्ड एट। उस रिपोर्ट में एक बात का और भी मेंशन होगा कि डॉक्टर ने क्या कंक्लूजन दिया है, वो निष्कर्ष क्या निकाला है और निष्कर्ष का आधार क्या है, इस बात का भी मेंशन इस रिपोर्ट में करना होगा कि डॉक्टर ने किस आधार पर ये कहा है कि ये हुआ होगा। फोर्थ है द एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल आल्सो बी नोटेड इन द रिपोर्ट। यानी कि कभी कभी ये बहुत ही आवश्यक होता है कि कब उस एक्यूज का एग्जामिनेशन प्रारंभ किया गया, किस वक्त एक्यूज को लाया गया, पुलिस के द्वारा लाया गया मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा के समक्ष, और किस वक्त उसका एग्जामिनेशन शुरू हुआ और कब एग्जामिनेशन खत्म हुआ। एग्जैक्ट टाइम का लिखना अति आवश्यक है। कभी कभी टाइम में भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज हो जाती है, हम आए दिन हम लोग के केसेस जो है वो देखने को मिलता है समाज में। फिफ्थ है द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विदाउट एनी डिले फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तुरंत मेडिकल पिटिशनर जो रिपोर्ट बनाएगा वो तुरंत जो है वो आयोग को, यानी इन्वेस्टिगेशन अफसर उस केस का जो आयोग होगा वो तुरंत उसको रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर देगा। हु शैल फॉरवर्ड इट टू द मजिस्ट्रेट रेफर इन द सेक्शन 193A सब सेक्शन 6। 193A और सब सेक्शन 6 में जो भी पुलिस रिपोर्ट अपने मजिस्ट्रेट को भेजती है उस वैसे ही मजिस्ट्रेट को जो है वो आयोग जो है ये मेडिकल पिटिशनर के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई है ये एक्यूज पर्सन के एग्जामिनेशन का, वो रिपोर्ट तुरंत जो है वो आयोग जो है वो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगा अंडर सेक्शन 193A सब क्लॉज 6 में। अब ये नेक्स्ट सेक्शन में कहा गया है कि देखिए ये ज़्यादातर रेप के एक्यूज में जो रेप का जो दोषी होता है और जो मेडिकल पुलिस उसको पकड़ के मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास ले जाती है, तो तमाम मामलों में ये कहा गया है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है वो काफ़ी कंक्रीट रिपोर्ट होती है, काफ़ी उसकी एविडेंशियल वैल्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि वो उस वक्त लाया जाता है जब वो रेप का एक्यूज होता है, तो उस वक्त उसके शरीर में जो भी सीमन हुआ, पसीने का हुआ, नाखूनों में भरी हुई चर्बी का हुआ, उसकी बॉडी के रेसेस का हुआ, जो भी चीज़ें उसके शरीर में पाई जाएगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है आगे ट्रायल में जब वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो अपने केस को वो पुटअप करेगा मजिस्ट्रेट के सामने। नेक्स्ट सेक्शन 53 में बात की गई एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर, यानी अरेस्टेड पर्सन, दो जगह एक्यूज की बात की गई है और यहाँ पर 53 में अरेस्टेड पर्सन की बात की गई है। जो भी व्यक्ति अरेस्ट करके पुलिस अफसर अगर अरेस्ट करके लाता है तो ऐसी स्थिति में उसका मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा जो है उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा। व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड he shall be examined by a medical officer in the service of the central government or the state government। यानी जैसे ही कोई व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करती है
तुरंत जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास बुलाया जाएगा। यहाँ भी हॉस्पिटल में कार्यरत स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के में कार्यरत जो है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। यानी कि सेक्शन 51 में से बात की गई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की, जबकि सेक्शन 52 में वो ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात की गई जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रन हॉस्पिटल में कार्यरत है। और यहाँ भी वही बात की गई है, जब वो मेडिकल प्रैक्टिशनर वो होगा जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी हॉस्पिटल में कार्यरत है। तो अगर वो ऐसा डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, देन बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सून आफ्टर द अरेस्ट इज मेड। यानी जैसे ही कोई व्यक्ति किसी पुलिस अफसर जो है किसी व्यक्ति को पकड़ के लाता है, उसका तुरंत वह मेडिकल एग्जामिनेशन कराएगा। ऐसा व्यक्ति मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए। अगर मेडिकल ऑफिसर नहीं है तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी जो है वो एक्यूज का अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकता है, प्रोवाइडेड इफ द मेडिकल ऑफिसर और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज ऑफ द ओपिनियन दैट वन मोर एग्जामिनेशन ऑफ सच पर्सन इज नेसेसरी, ही मे डू सो। यदि अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर को लगता है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर की राय है कि अभी कि एक व्यक्ति का एक से ज्यादा बार एग्जामिनेशन कराया जाना चाहिए, तो ऐसे में वो ऐसा कर सकता है। प्रोवाइडेड फर्दर में कहा गया है वेयर द अरेस्टेड पर्सन इज ए फीमेल, जब अगर जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है वो अगर महिला है, the examination of the body shall be made only by under the supervision of female medical practitioner। उसके बॉडी का एग्जामिनेशन जो है वो सदैव जो है मेडिकल किसी फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर के सुपरविजन में ही उसका बॉडी का एग्जामिनेशन किया जाएगा। एंड इन केस ऑफ फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर इज नॉट अवेलेबल, अगर कोई फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर अवेलेबल नहीं है बाय ए फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो भी ऐसी स्थिति में कोई भी जैसे कि अगर मेडिकल डॉक्टर महिला नहीं है जो कि हॉस्पिटल में कार्यरत है, तो ऐसे में स्थिति में कोई भी फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो एक्ट 2019 के अंतर्गत उसका अगर रजिस्टर्ड हुआ है तो उसमें वो भी महिला जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर ऐसे अरेस्टेड पर्सन का एग्जामिनेशन कर सकती है। नेक्स्ट है कि द मेडिकल सेक्शन 53 का सब क्लास 2 कहता है द मेडिकल ऑफिसर और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सो एग्जामिन द अरेस्टेड पर्सन शैल प्रिपेयर ए रिकॉर्ड ऑफ सच एग्जामिनेशन मेंशनिंग therein any injuries or marks of the violence upon the person arrested and the appropriate time when such injuries or marks may have been inflicted। यहाँ पर बात की गई है कि अगर जब मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर एग्जामिन करता है और वो रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें उस रिपोर्ट में जो है एग्जामिनेशन के दौरान पाए गए चोट या वायलेंस के चिन्ह, यदि चोट और वायलेंस के चिन्ह शरीर में पाए जाते हैं, और उसका अप्रोप्रिएट टाइम भी मेंशन करेगा कि कब के ये चोट बनाया गया कि चोट पुराना है या अभी भी नया इन्फेक्ट हुआ है इसके शरीर में, इसकी सारी जानकारी जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेगा। सेक्शन 53 का क्लास 3 कहता है वेयर एन एग्जामिनेशन इज मेड अंडर सेक्शन सब सेक्शन 1, जहां पर कि इस सेक्शन के यहां पर इसके आधार पर अगर कोई एग्जामिनेशन किया जा रहा है, अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट ऑफ सब एग्जामिनेशन शैल बी फर्निश्ड बाय द मेडिकल ऑफिसर और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। उस रिपोर्ट की एक कॉपी जो है वो तुरंत जो है अरेस्टेड पर्सन को जो है वो या अरेस्टेड पर्सन के द्वारा यहाँ पर कोई व्यक्ति नॉमिनेट किया गया उस व्यक्ति को तुरंत प्रोवाइड करा देगा। यानी कि इस सेक्शन 53 का सब क्लॉज 3 कहता है कि जो रिपोर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा तैयार की जाएगी उस रिपोर्ट की एक कॉपी या तो अरेस्टेड पर्सन को दी जाएगी या अरेस्टेड पर्सन के बिहाफ पर किसी और व्यक्ति को दी जाएगी। ज़्यादातर केस में ऐसा होता है जब व्यक्ति अरेस्ट किया जाता है तो अरेस्टेड पर्सन खुद ही चाहता है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए ताकि पुलिस बाद में जो है उसके साथ कोई टॉर्चर या कोई थर्ड डिग्री का इस्तेमाल ना करे, ताकि वो इससे बचने के लिए कोई भी अरेस्टेड पर्सन जो है वो जैसे ही मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाता है, जब मेडिकल प्रैक्टिशनर उसको रिपोर्ट दे देता है तो उस वक्त एकदम क्लियर हो जाता है कि इस रिपोर्ट में उसके शरीर पर कौन कौन मार्क इंजरीज पाए गए हैं, कितने पुराने हैं। अतः पुलिस के ऊपर भी एक चेक एंड बैलेंस बनता है कि पुलिस उसके साथ कोई मिसबिहेवियर, उसके बॉडी के साथ कोई टॉर्चर इत्यादि न करे, अदरवाइज उसको पुलिस के जो है फंसने की संभावना ऐसे केसेस में ज़्यादा होती है कि अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने कोई रिपोर्ट तैयार कर दी है तो बाद में पुलिस उसके साथ कोई मारपीट नहीं कर सकती। इसलिए 53 में जो है बेसिकली ये प्रावधान जो है एक्यूज्ड को ज़्यादा मददगार साबित करता है। सेक्शन 54 में कहा गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्सन अरेस्टेड व्हेन ए पर्सन इज अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस
एंड हिज आइडेंटिफिकेशन बाय एनी अदर पर्सन। जब भी कोई व्यक्ति अरेस्ट करके पुलिस थाने में लाया जाता है तो उसका आइडेंटिफिकेशन की बात की गई है कि जो व्यक्ति लाया गया है क्या वही आरोपी है या वही सही मायने में जेन्युइन एक्यूज है कि नहीं है, इसके लिए आइडेंटिफिकेशन परेड कराया जाता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पीड़ित है या जो चश्मदीन है, जो गवाह है, वो जो है वो पहचान करता है कि इसी व्यक्ति ने ये क्राइम का अंजाम दिया होगा। तो आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो जरूरी होती है। और पर्सन इज कंसीडर्ड नेसेसरी फॉर ए पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच ऑफेंस। द कोर्ट को ये पावर है कि आइडेंटिफिकेशन का आदेश दे सकती है। हैविंग ड्यूरेशन में ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज एट द पुलिस स्टेशन डायरेक्ट द पर्सन हु अरेस्टेड टू सब्जेक्ट हिमसेल्फ टू द आइडेंटिफिकेशन बाय एनी पर्सन और पर्सन इन सच मैनर एज द कोर्ट में डीम फिट। दोस्तों इसमें साफ साफ कहा गया है कि सेक्शन 54 में जो है सेक्शन 54 में एक व्यक्ति की पहचान की बात की गई है कि एक व्यक्ति को जब अरेस्ट करके पुलिस लाती है और जिसने कि कोई क्राइम किया है तो ऐसे केस में उसका आइडेंटिफिकेशन पहचान जो है किसी दूसरे व्यक्ति से कराया जाता है और जिसको कि हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं TIP यानी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में या तो पीड़ित या तो कोई चश्मदीन या विटनेस जो है वो व्यक्ति की पहचान करता है। अंडर सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा जो है 9 जो है वो TIP की बात करती है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। और TIP जो है ये कोर्ट के आदेश के द्वारा जो है, और कोर्ट के आदेश तब देगी जब ऑफिसर इंचार्ज द पुलिस स्टेशन जो है इसकी रिक्वेस्ट कोर्ट में करेगा, तब कोर्ट जो है इसकी आदेश देगी और उसी आदेश पर जो है वो आइडेंटिफिकेशन वो कराया जाएगा अरेस्टेड पर्सन का। यहाँ पर प्रोवाइडेड क्लास में कहा गया है कि दैट इफ द पर्सन, अगर जिस व्यक्ति का अरेस्ट करके लाया गया है उसे आइडेंटिफाई करने वाला व्यक्ति अगर मेंटली और फिजिकली जो है डिसेबल है तो ऐसी स्थिति में पूरे आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में यहाँ पर लेगा। मजिस्ट्रेट हु शैल बी द टेक एप्रोप्रिएट स्टेप टू इंश्योर दैट सच पर्सन आइडेंटिफाइज द पर्सन अरेस्टेड यूजिंग मेथड दैट पर्सन इज कंफर्टेबल विद द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शैल बी रिकॉर्डेड बाय एनी ऑडियो वीडियो मीन्स। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके लाया जाता है, उसका आइडेंटिफाई करने वाला व्यक्ति फिजिकली और मेंटली डिसेबल है, ऐसी स्थिति में पूरे आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष और सुपरविजन में कराई जाएगी और मजिस्ट्रेट इस संबंध में उस विकलांग व्यक्ति की पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। साथ ही साथ पूरे आइडेंटिफिकेशन परेड की जो है वो ऑडियो वीडियो मीन्स के द्वारा जो है वो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। तो कुल मिला के ये जो पूरे के पूरे सेक्शन को देखे जहाँ पर एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज पर्सन, अरेस्टेड पर्सन और आइडेंटिफिकेशन परेड की जो है ये बात हम लोगों ने डिटेल में देखी है। थैंक यू वेरी मच।